सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और हमें जो आज पाठ पढ़ना है वो है साना साना हाथ जोड़ी। और वर्कशीट नंबर है आपकी 72 और तारीख है 28 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पिछली यानी 70वीं वर्कशीट में पढ़ा था कि लेखिका सिक्किम की यात्रा के दौरान उसकी सुंदरता से इतनी अभिभूत हो गई है, एक तरह से कह सकते हैं इतनी आश्चर्यचकित हो गई है कि वो उसकी सुंदरता में खो गई है। तो लेखिका का नाम है मधु कांकरिया। उन्होंने एक प्रार्थना भी सीखी थी पिछली वर्कशीट में, यानी वर्कशीट नंबर 70 में हमने एक प्रार्थना भी सीखी थी जो लेखिका ने भी सीखी थी। वो थी कि साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना हामरो जीवन तिमरो कौशैली, यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। कितनी सुंदर प्रार्थना है प्यारे बच्चों। हमारा जीवन भी, हमें भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा जीवन भी अच्छाइयों को ही समर्पित हो, हमेशा हर हाल में हर स्थिति में। तो आइए शुरू करें आज की वर्कशीट नंबर 72। बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ एक साहित्यिक विधा प्रकार यात्रा वृत्तांत है। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो जहाँ भी हम जब भी घूमने जाते हैं और वहाँ के हालात स्थिति, अब चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, जब हम वहाँ की सुंदरता हो, जलवायु हो या कुछ भी, जब हम वहाँ की घूमने के बाद जब उसका वर्णन करते हैं तो वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। आइए अब हम पाठ को आगे जानते हैं। तो सिक्किम की तमाम तरह की चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है, चाहे वो भौगोलिक थी, हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, हर तरह से। आइए शुरू करें पाठ। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र में उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी या देखी जा सकती है। तो यहाँ इस गद्यांश में लेखिका ने बताया कि सिक्किम में जगह जगह पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ हैं जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है, अलग ही उनकी सुंदरता है। जब वो पहाड़ों पर आगे बढ़ने लगी तो लेखिका यानी मधु कांकरिया ने देखा कि एक कतार यानी एक लाइन में सफ़ेद बुद्ध की पताकाएं फैरी हुई हैं, जो कि शांति और अहिंसा की प्रतीक है, क्योंकि बुद्ध भगवान का मानना था कि किसी तरह की हिंसा यानी लड़ाई झगड़ा दंगा ये नहीं होना चाहिए। शांति का संदेश उन्होंने दिया था। और उन पताकाओं पर यानी झंडों पर एक तरह से मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यानी नार्गे जो है उसका गाइड है और उन्हें घुमा भी रहा है वो। तो नार्गे बताता है कि यहाँ बुद्ध को मानने वाले लोग रहते हैं और जब बुद्ध यानी किसी भी बौद्धिस्ट की यानी बुद्ध के मानने वाले की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी अच्छे और साफ़ सुथरे और पवित्र स्थान पर 108 श्वेत यानी सफ़ेद पताकाएं यानी झंडे टाइप फहरा दी जाती हैं। और बताता है नॉर्गे कि इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही धीरे धीरे
नष्ट हो जाती हैं। और नोर्गे ने यह भी बताया कि जब भी कोई नए काम की शुरुआत होती है तो रंगीन पताकाएं यानी झंडे लगाकर होती है। अगर आप टीवी में भी देख सकते हैं या वीडियो में भी देख सकते हैं, अगर सिक्किम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो आपको नज़र आएगा जहाँ भी बुद्ध के स्थान हैं वहाँ पर पताकाएं बहुत महत्व रखती हैं, लेकिन सबका अपना अपना अलग अर्थ है। और एक ख़ास बात लेखिका बताती है, क्योंकि हर जगह चाहे दुकान हो चाहे गाड़ी हो उनमें दलाई लामा की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने कुछ सामान्य जानकारियाँ प्राप्त की सिक्किम के बारे में, और इस पाठ में बहुत सारी जानकारियाँ आपको सिक्किम के बारे में मिलेगी। आपके प्रोजेक्ट से संबंधित भी ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। आइए शुरू करें प्रश्न उत्तर को। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हमारा है कि यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं। आइए इसका उत्तर देखें। तो पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं। उत्तर हमारा है किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यानी कि जब भी हम कोई यात्रा करते हैं उस दौरान वहाँ का रहन सहन, पहनावा, खान पान, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी तरह की चीज़ों का जब वर्णन हम करते हैं साहित्यिक रूप में, तब वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न हमारा है कि सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं। तो उत्तर हमारा है कि सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक पर्वतीय राज्य है, यानी पर्वत वाला राज्य। अंगूठे के आकार का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। तो यहाँ पर नेपाल, चीनी तिब्बत और भूटान से इसकी सीमा, और इसके दक्षिण में पश्चिम बंगाल है। जगह जगह पाइन और धूपी के नुकीले पेड़ हैं। भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण व विविधतापूर्ण है। साफ सुथरा होना, प्राकृतिक सुंदरता एवं राजनीतिक स्थिरता आदि विशेषताओं के कारण सिक्किम भारत में पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारी खूबियां हैं। सबसे बड़ी बात है कि साफ़ सफाई, और वहाँ नियम कायदे हैं। आप खुले में दुकान नहीं लगा सकते, यानी कि दुकान जितना दायरा उसका है उतने में ही दुकान रहेगी। जैसे भी और जगह आपने देखा है कि दुकानें, लोग अपनी दुकान के बाहर भी एक छोटी सी दुकान लगा लेते हैं, स्टॉल लगा लेते हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ खुले में धूम्रपान यानी सिगरेट, शराब आप नहीं पी सकते हैं, गंदगी नहीं फैला सकते हैं, चालान हो जाता है। तो बहुत सारे नियम हैं जिसकी वजह से राज्य बहुत ही प्रसिद्ध भी है और महत्वपूर्ण भी है। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा हमारा प्रश्न है कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं। उत्तर है कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर श्वेत 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। तो जब भी कोई बौद्ध को मानने वाला, उसका अनुयायी यानी शिष्य मरता है तो शहर से दूर किसी अच्छे और पवित्र स्थान पर सफ़ेद रंग की 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं, और उन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, ये अपने आप नष्ट हो जाती हैं। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा है, सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं। उत्तर है कि सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत रंगीन पताकाएं लगाकर करते हैं। तो हमने जाना कि सफ़ेद पताकाएं तब लगा दी जाती हैं 108 जब कोई बुद्धिस्ट मरता है, लेकिन जब किसी नए काम की शुरुआत वहाँ के लोग करते हैं तो रंग बिरंगी पताकाएं लगाकर करते हैं। आइए बढ़ते हैं पांचवें अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा अंतिम प्रश्न है कि लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर क्या देखा। उत्तर है, लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीर लगी देखी। तो वहाँ जगह जगह, क्योंकि दलाई लामा को लोग बहुत मानते हैं और बुद्ध धर्म का वहाँ बहुत प्रचार प्रसार है, लोग भी मानते हैं, इस वजह से दलाई लामा की तस्वीरें हर जगह देखी जा सकती हैं, चाहे दुकान हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ियों के अंदर। अंतिम हमारी गतिविधि है कि भारत के मानचित्र में सिक्किम को ढूंढिए और वहाँ की जानकारी एकत्रित करके
लिखिए। आइए इसका मानचित्र देखें कि तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये नेपाल है और नेपाल से सटा हुआ सिक्किम भी है, और ये इसके नीचे गंगटोक है, साथ में भूटान भी है, उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश से नेपाल की सीमा है, नेपाल की सीमा से सिक्किम की है, और चीन की सीमा भी लगी हुई है, इधर अरुणाचल की भी सीमा लगी हुई है। तो इस तरह हमने ये मानचित्र देखा। अब आप प्यारे बच्चों, सिक्किम के बारे में आजकल आप जानकारियाँ जुटाई रहे हैं, लगातार प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, सिक्किम को लेके वहाँ की जानकारियाँ एकत्रित कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप जानकारी एकत्रित कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सिक्किम के बारे में चंद जानकारी प्राप्त करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। अपना ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बचिए।